Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल टोडा में आप सबका इस्तकबाल है। फिर से एक बार इदरीस फलाही मौजूद है इस वक्त कांग्रेस के नौजवान रहनुमा उर्फी मजीद वानी के साथ। चूँकि आप सब तक कल एक इंटरव्यू हमारा आया था सामने, जिसमें स्पोक्स पर्सन बीजेपी के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था। कई सवालात उनके साथ पूछे भी गए और कई बार कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की भी कोशिश की गई थी मुझे। लेकिन अब वहाँ पे कुछ सवालात किए गए, उन्होंने जवाबात जिस तरीके से दिए हैं, क्या वो यहाँ की आवाम के लिए बेहतर थे या कि कांग्रेस को जैसे उन्होंने निशाना बनाया है, तो उस पर साफ बात करने की कोशिश करेंगे हम कांग्रेस रहनुमा उर्फी मजीद वानी जी से। उर्फी मजीद वानी जी, आपका इस्तकबाल है शोम चैनल डोडा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उर्फी जी, मैं आपको बता दूं, कल जब हमारा उनके साथ इंटरव्यू हुआ, पहला सवाल हमने ज़िला डोडा की तरक्की के हवाले से किया था कि ज़िला डोडा की तरक्की के हवाले से जो है आप वहाँ वो आए थे यहाँ पे। हमने पूछा कि किस तरीके से आपने देखा यहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से, यहाँ के टूरिज़्म के हवाले से। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मोदी सरकार में हुआ है। तो कांग्रेस 70 साल में क्या कर रही थी? आपके सवालात का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो जो दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने शाहनवाज हुसैन साहब को डोडा भेजा इस इलेक्शन के कैंपेन के लिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको डोडा न भेजें, उनको जेल भेज दें। पहले जेल में भेज के बंद करके उनको कैद करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने अभी हाल ही में एक कानून बनाया है लव जिहाद के नाम पर। उस कानून के तहत जो भी मुस्लिम शख्स किसी हिंदू मज़हब की औरत से शादी करता है तो वो उसको उन्होंने क्रिमिनल एक्ट करार दिया है। तो पहले तो वो शाहनवाज हुसैन साहब को जो है जेल में बंद कर दें। अब पूछे क्यों? क्योंकि शाहनवाज हुसैन साहब की जो अहलिया हैं, उनकी जो पत्नी हैं, उनका नाम है रेनू शर्मा। क्या आप ये बात जानते हैं? जी बिल्कुल। तो पहले तो लव जिहाद के कानून के तहत शाहनवाज साहब को जेल में बंद कर देना चाहिए। या फिर बीजेपी के दो चेहरे हैं कि बीजेपी में जो हो शाहनवाज हुसैन साहब जैसा, तो वो बड़ी नेकी कर रहा है, और कोई आम गरीब ये करे तो उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। अब आप अपना सवाल पूछें। जी, तो बता दूं, मैंने उनसे ये सवाल किया था डोडा की तरक्की के हवाले से कि डोडा में जो कुछ भी तरक्की हुई है, आप आए यहाँ पे आपने देखा, तो उनका जवाब ये रहा कि ये सारा का सारा क्रेडिट जो है मोदी सरकार को जाता है। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? मुझे हंसी आती है जैसे कि पूरे मुल्क में कोई बच्चा भी जब इनकी बातें सुनता है तो वो भी हंसता ही होगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, खित्ता चिनाब की बात है, या डोडा की बात है, बच्चे को पता है। मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने उसमें डेवलपमेंट के नाम पर दो चीज़ें गिनवाई। एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं, वोटर भी हैं, आपका काम जर्नलिज्म है, वो अलग बात है। मैं आपसे पूछता हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है ये किसने सैंक्शन किया, बताएं? हाँ, तो बिल्कुल आज़ाद साहब ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि इनकी बातों पे क्या कहूँ, मतलब हंसी ही आ सकती है। और ये एक किस्म की बेइज्जती करते हैं यहाँ के लोगों की अकल की। वो ये समझते हैं कि वो जो भी कह देंगे, यहाँ के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उनकी हर कही बात मान लें। उसके बाद उन्होंने गिनाया चिनैनी नाशरी का टनल। वो टनल का काम लगभग 2008-9 में शुरू हुआ है। एक साल में तो नहीं बना हो। 2017 में तो उसका इनॉग्रेशन किया। जैसे हर कांग्रेस के किए हुए काम का इनॉग्रेशन बीजेपी ने किया, ये मैं मानता हूं, इनॉग्रेशन बीजेपी ने किया। मगर काम की शुरुआत मायने रखता है कि काम किसने शुरू किया, उसकी फंडिंग किसने की, प्रोजेक्ट इनिशिएट किसने किया। मेरे भाई, रिबन काट लेने से वो काम उनके खाते में नहीं चढ़ सकता। 2008-9 में उसका काम शुरू हुआ, 2014 में टनल लगभग फाइनल हो चुका था। अगर आप चाहें
पहले तो मैं खुद उससे 2014 मतलब के जब मरकज में सरकार बदली उससे पहले मैं उसमें से खुद सैकड़ों बार मैं क्रॉस कर चुका हूं, तब वो फिनिश हो रहा था, आखिरी काम बचे थे। गवाही अगर आप चाहें, मैंने डोडा से सैकड़ों बार सीरियस हालत में जो पेशेंट्स होते थे, एम्बुलेंसेस को उस टनल से 2014 13 में 13 और 14 में उस टनल से क्रॉस करवाया है। अभी तो बीजेपी का हुकूमत में नामो निशान ही नहीं था। और अगर आप चाहें, मैं ये सैकड़ों गवाह जो हैं आपके कैमरे के सामने खड़ा कर सकता हूं, जो एम्बुलेंस में अपने जख्मी पेशेंट्स को उसमें से क्रॉस करके लेके गए। तो सब कांग्रेस के टाइम ये काम हो चुके थे। आखिरी चंद घड़ियां बची थी किसी काम की, चाहे जैसे गणपत ब्रिज को भी गिनना चाहते, फाइनल टचेस आखिरी चंद महीने जो बचे थे, बदकिस्मती से सरकार बदल गई तो जाहिर है फिर रिबन वो काटते फिरते हैं, कैंचियां जेब में लेके घूमते हैं। हाँ, तो उर्फी जी, साथ ही साथ ये भी उनसे पूछा गया, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में जैसे अभी सरपंचों का भी दावा है, और ये खास कर मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछता रहता हूँ कि सरपंचों का कहना है उनसे पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि उनको होनी चाहिए। अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये बाद में अगर असेंबली के इंतखाबात होते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई जो चुनाव में जीत कर के नुमाइंदे आएंगे उनको पावर्स रहेंगी? उन्होंने कहा बिल्कुल रहेंगी, उनको पावर्स दी जाएंगी। आपको क्या लगता है? सवाल ही नहीं उठता। बहुत ही नाकाबिल, मैं तो कहूंगा कि बेवकूफ किस्म के लीडर यहाँ भेजे जा रहे हैं। बीजेपी को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को यहाँ भेजेंगे तो फायदे की जगह नुकसान उठा लेंगे। देखिए, आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रियासत को डिमोशन करके, डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये तो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है ऐसा। जहां भी आज तक यूनियन टेरिटरी रही है, हर उस यूनियन टेरिटरी में एक बहुत खतरनाक किस्म की एक जंग चल रही है लोगों की मरकज के साथ, कि उस यूनियन टेरिटरी को प्रमोशन करके अपग्रेड कर कर एक रियासत बनाया जाए। क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है ये तो मरकज के जेर इंतजाम होती है, मरकज के कंट्रोल में होती है। यानी कि लोग जो होते हैं वहां, उनकी अपनी कोई नुमाइंदे उनके या उनकी कोई हुकूमत खुद की चुनी हुई नहीं होती है। तो यहाँ यूनियन टेरिटरी में एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी जो है वो सब गवर्नर के अंडर आते हैं, और असली एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है, ना कि नुमाइंदों के पास। ये तो यूनियन टेरिटरीज में एक मामूली सी ट्रांसफर करने की पावर तक नहीं रखते हैं जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर। आप दिल्ली में देखिए, यूनियन टेरिटरी है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि दिल्ली में जो है गवर्नर राज और वहां पे भी यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे क्या काम नहीं चल रहा है? काम पता क्या चल रहा है, जो आप रोज टीवी पर देखते हैं कि वजीर आला, चीफ मिनिस्टर्स और एमएलएज हर चौथे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के बंगले के बाहर धरने पे बैठे होते हैं, भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं। इनकी आपस में हर वक्त कशमकश रहती है। तो अब क्योंकि दिल्ली हमारे मुल्क की कैपिटल है, तो उसकी डेवलपमेंट करना सेंटर की भी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो खुद वहां पे मौजूद है। कैपिटल है, सेंटर की सरकार वहीं है, तो वो एक अलग फैक्टर है। बट जब कैपिटल जो के अलावा, नेशनल कैपिटल के अलावा जब कोई जगह यूनियन टेरिटरी है, जाहिर है वहां के लोगों की कोई पावर नहीं होती। नुमाइंदों की जब कोई पावर नहीं, तो आम लोगों की पावर कहाँ से होगी? देखिए उर्फी जी, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सफ़र किए 1 साल से। उनसे पूछा गया, चूँकि वो स्पोक्स पर्सन थे, नेशनल थे, हमने बताया उनसे कि जी यहाँ जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे पहले से लॉकडाउन रहता है, अब कोविड-19 का लॉकडाउन भी रहा, साथ ही साथ यहाँ पे 4G के बदले 2G भी रहा। तो हमने उनसे ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं लगता इनका फ्यूचर कहाँ की तरफ जा रहा है? तो उन्होंने वहां से बताया कि हमारे बच्चे भी। जवाब सुना जी, मैंने आपका जो इंटरव्यू उनके साथ हुआ मैंने देखा, बहुत ही शर्मनाक जवाब उन्होंने इस पर दिया। और उनकी अकल का लेवल देखिए। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा भी लंदन में पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हर जगह। शाहनवाज हुसैन साहब को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आपका बेटा लंदन में पढ़ सकता है। यहाँ के गरीब गुरबा बच्चे जो हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, ना ये लंदन जा सकते हैं, इनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं। क्या बेवकूफ़ाना जवाब उन्होंने दिया कि मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, सब ठीक चल रहा है।
वो लंदन, अपने बेटा जो उनका है लंदन में पढ़ने वाले बड़े बड़े घरों के लोग, ये अपना कंपैरिजन यहाँ की गरीब आवाम से करते हैं? क्या बेवकूफ़ जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने इस पे ये भी कहा, एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर 4G को मेरी गसब बात कर लिया सुनो। गया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला के दौर में कहाँ था। बहुत मैंने कहा ना, मैं पूरा इंटरव्यू देखा जब, मैं हंसता ही रहा पूरा टाइम कि भाई इन्होंने क्या मजाक भेजा दिल्ली से। किसी ऐसे शख्स को भेजा होता है जो थोड़ा संजीदा जवाब देता। मैं पहली बात, क्या गांदरबल में हालात ठीक हैं सारे जहां 4G इंटरनेट चल रहा है? क्या गांदरबल के हालात डोडा से बेहतर हैं? इस सरकार की अकल जो है वो बंद हो चुकी है। ये कहते हैं कि उधमपुर और गांदरबल दो बहुत बेहतरीन सेफ्टी वाले इलाके हैं, जम्मू शहर के हालात खराब है, डोडा खिता चिनाब खराब है। कोई लॉजिक ही नहीं बनता इनकी बातों का। दूसरी बात जो अभी आपने कही शेख अब्दुल्ला साहब की, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उन्होंने कहा क्या शेख साहब के ज़माने में इंटरनेट था? ये मतलब ये क्या बात कही उन्होंने? वो मतलब जम्मू कश्मीर को 1947 1950 के ज़माने में वापस ले जाना चाहते हैं? आप उनको सवाल कर रहे हैं 4G इंटरनेट का और उनका जवाब आता है क्या शेख साहब के ज़माने में इंटरनेट था? मतलब मुझे तो लगता है कि दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है किसी शख्स का जो ऐसे जवाब दे रहा है। आज के दौर का वो कह रहे शेख साहब। इसका मतलब है बीजेपी जम्मू कश्मीर को 1950 के दौर में जो ले चुकी है, ये अब जम्मू कश्मीर को उसी दौर में रखना चाहते हैं, शेख अब्दुल्ला साहब के पुराने दौर में। तो करप्शन के हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस के हवाले से कि भाई कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले जो भी सरकार रही उनकी दौर सल्तनत में काफ़ी एतबार से जो है करप्शन बढ़ा, लेकिन बीजेपी उस पर कंट्रोल कर रही है और बीजेपी ने ये कसम खाई है कि बीजेपी करप्शन को ख़त्म कर रही है। तो आपको क्या लगता है, वाकई मैं ऐसा हुआ? आपको बताता हूँ। बीजेपी 2014 में जब वजूद में मरकज में आई, सरकार बनाई उन्होंने, तो उनका जो मेन मुद्दा, उनका हर लीडर जो आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे लेकर नीचे तक एक ही रट इन्होंने लगाई हुई थी हर माइक पर। वो अल्फाज, वो लफ्ज आपको भी याद होगा कि 2G घोटाला, 2G स्कैम। बाद में निकला क्या, ये कह कहकर तो वो इलेक्शन जीत गए। उसके 2 या 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रूल किया, इस स्कैम की जब जजमेंट आई, कि 2G स्कैम नाम का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई 2G घोटाला नहीं हुआ है और ये एक बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है। बात रही बीजेपी की, शायद इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। बीजेपी का नेशनल लेवल की अगर बात करें, बीजेपी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑन कैमरा रिश्वत हाथ में पैसे नकद पकड़ते हुए पकड़ा गया था, जिसका नाम शायद बंगारू लक्ष्मण, हाँ बंगारू, वो जो थे शायद मध्य प्रदेश के या कहीं के, वो तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। इनका नेशनल प्रेसिडेंट ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। कांग्रेस की ऐसी हिस्ट्री नहीं। अब ये रही नेशनल लेवल की बात। फिर इस ज़मीनी सतह पे जिन लोगों ने 7 साल जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, जो इनके यहाँ MLA रहे, मिनिस्टर्स रहे, बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने सिवाय सड़कों के ठेके खुद करने के, ठेकेदारियां करना, करप्शन करने के अलावा कोई तीसरा काम नहीं किया। अगर ये बात ये किसी यहाँ के दूसरे लीडर के बारे में साबित कर देंगे तो मैं मानूंगा। उर्फी जी, जैसे कि टोल प्लाजा की बात अक्सर आवाम उठाती है और उनसे भी मैंने यही कहा कि आवाम काफ़ी परेशान है, और चूंकि जो हाईवे का सफ़र करते हैं, उन्होंने तो आपको कहा कि उनको टोल प्लाजा दिखा ही नहीं कोई। आपने उनसे पूछा था, मैं इंटरव्यू में देख रहा था, कि आप जी जम्मू से यहाँ तक आए तो रास्ते में एक ही बड़े करीब करीब 2 टोल प्लाजा हैं, फिर जम्मू कश्मीर में तो कितने टोल प्लाजा नए खोले गए हैं। तो उस पर उन्होंने आपको कहा कि मुझे तो दिखा ही नहीं जी। अरे भाई, बीजेपी के लोगों, दिल्ली से किसी ऐसे शख्स को भेजो जम्मू कश्मीर जिसकी आंखें ठीक हों। इन्होंने तो ऐसे शख्स को यहाँ भेज दिया जो शायद नींद में आए या सोकर आए। और फिर जब आप बड़ा वो पुलिस एस्कॉर्ट्स लेके सायरन बजाते हुए आए, तो आपको ये गरीब गुरबा आवाम की मजबूरियां कहाँ दिखेंगी?
आप इमेजिन करिए, उन्होंने आपको ये कहा कि मुझे तो दिखा ही नहीं रास्ते में कोई टोल प्लाजा। जो लोग बेचारे गरीब लोग रोजाना वहां पे पैसे जमा कर रहे हैं, उनको जाके पूछे बीजेपी वाले कि जम्मू कश्मीर में कितने टोल प्लाजा हैं। शर्म अफसोस की बात क्या है, मतलब मुझे लगा था कोई इनका बड़ा लीडर आया है, कोई पते की बात करेंगे, वो सब उल्टा ही हो गया। उनसे पूछा गया कि यहाँ पे 4 टोल प्लाजा या 5 टोल प्लाजा हैं पठानकोट से यहाँ आगे तक जम्मू नेशनल हाईवे पे, उन्होंने कहा बिहार में 7 हैं। हाँ, तो वो जम्मू कश्मीर का बेसिकली बीजेपी ये करने वाली है कि बाकी मुल्क में रियासतों में जहां जहां जितने टोल प्लाजा हैं, उससे अब इस रियासत का कंपटीशन होगा। बिहार में 7 हैं, यहाँ 14 खोलेंगे। किसी और उनकी स्टेट मध्य प्रदेश में 20 होंगे तो यहाँ 40 खोलेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर को इस चीज में आगे ले जाएगी। अब बाकी जहां जो लोगों पे बोझ है बाकी रियासतों में, जम्मू कश्मीर में उसको डबल और ट्रिपल कर देगी। तो ये बहुत अच्छी तामीर और तरक्की वो करने जा रहे हैं। दूसरा, टोल प्लाजा की बात आई, इनका स्टेट प्रेसिडेंट कई सालों से वो डोगरी में कहता था कि हम जी उखाड़ के फेंक देंगे जी टोल प्लाजा जब हमारी हुकूमत आएगी। जब से आई है, जम्मू में जाके देखिए, आज इनकी कोई शक्ल वहां देखना पसंद नहीं करता है। हर 2-4 महीने के बाद एक नया टोल प्लाजा लग रहा है। उर्वी जी, जहाँ तक मास्क की बात है, उनके साथ जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने आमतौर से मुझे निशाना साधने की कोशिश की मास्क के जरिए। आपकी स्टडी के मुताबिक ये मास्क कब पहना जाता है और क्यों पहना जाता है? बीजेपी की हुकूमत इलॉजिकल है, तर्क नहीं है इनकी किसी बात में, ना इनकी पॉलिसी में। अगर कोविड कोरोना मास्क की इतनी परेशानी इनको है तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? इलेक्शन में भीड़ें जुटती है ना, रैलीज होती है ना। एक तरफ ये कहते हैं कि कोरोना है, मास्क की बातें करते हैं, दूसरी तरफ लोगों को हर 6 महीने बाद एक नए इलेक्शन में उलझाते हैं। खुद इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, बिहार में इलेक्शन हुए, वहां बीजेपी की कितनी उन्होंने रैली नहीं की, वहां किसको मास्क लगा था? बेवकूफ, एक तरफ कुछ कहते हैं फिर उसी के उलट खुद ही बोलते हैं। लोग देख रहे हैं सब अच्छे से। वैसे मास्क कब पहना जाता है और इसके कुछ आपको पता है किस तरह? कोविड एक पैंडेमिक फैला हुआ है। मैं तो ये सलाह देता हूं कि जब भी लोग, अब देखें आज इलेक्शन है, एक आदमी मास्क पहन लेगा मेरे जैसा, पर हजारों का हुजूम तो नहीं पहनेगा, तो मेरे एक के पहनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस हुजूम को। या फर्क तब पड़ेगा अगर सब लोग मास्क पहने। मैं तो सबको सलाह देता हूं कि सबको मास्क पहनना चाहिए जब वो पब्लिक में हो। आप घर से बाहर जाएं, किसी भी ऐसी जगह में हो जहां पर हुजूम हो, सबको मास्क पहनना चाहिए। अब अगर सब ये फॉलो करेंगे तो कारगर होगा। बाकी अगर 1000 में से 10 या 100 लोग मास्क लगाएंगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। खैर, खुद ही ये लोगों को उलझा रहे हैं इलेक्शनों में, और गैर जरूरी इलेक्शन है। मतलब इससे क्या हासिल होने वाला है? अरे भाई, पहले गर्दन काट दी हमारी रियासत की, इसको कत्ल किया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और अब ये बेतुके इलेक्शनों में लोगों को उलझा रहे हैं ताकि बस लोग बिजी रहें और इनके जो फेलियर्स, इनकी नाकामियां हैं उसके बारे में सोचें ना। मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी बीजेपी को कोई फायदा देगी आने वाले वक्त में। अगला जी। ये तो इसको 3 टायर्स डेमोक्रेसी मानते हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं। देखें, ये 3 टियर वगैरह ये सब बेमानी है जब तक के लोगों को ये हक ना मिले कि वो अपना नुमाइंदा अपनी मर्जी से चुन सकें, और उस नुमाइंदे के पास पूरी ताकत हो कि वो उन लोगों की खिदमत कर सके, इलाके की खिदमत कर सके। एक यूनियन टेरिटरी में ये मुमकिन ही नहीं। सारी पावर, मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, हर कोई जानता है जो कानून का जानकार है, सारी जो ताकत है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। यहाँ 3 टियर हो, 4 टियर हो, 5 टियर, कोई भी टियर हो, जब तक ये वापस रियासत नहीं बनती, यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, लोगों के जो भी ये फर्जी नुमाइंदे बनाए जा रहे हैं, ये सब बेमानी है। हमारे साफी ने उनसे गुपकार अलायंस के बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस एक गैंग है, और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी से डरते हैं तभी तो ये गैंग बनी। मैं समझता हूं कि किसी सियासी पार्टी को या किसी पॉलिटिकल अलायंस को गैंग का नाम देना जो है ये अच्छी बात नहीं है। गैंग तो होता है जो गलत किस्म के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ गैंग।
अब बीजेपी का ये मानना है कि बस एक बीजेपी है इस मुल्क में जो दूध की धुली है, और उसके अलावा जो भी बीजेपी का मुखालिफ है तो उसको गैंग कहते हैं। खैर वो कुछ भी लफ्ज कहते रहें, लोग जब लोगों को मौका मिलेगा अपना वोट डालने का तो वो बीजेपी को जवाब दे देंगे कि कौन गैंग है और कौन नहीं। हाँ जी, तो नाजरीन बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया उर्फी जी बहुत हमारे साथ शुक्रिया बात आपका करने के लिए जी। बिल्कुल हमारे साथ बात कर रहे थे उर्फी मजीद वानी जी। कल जो हमारे साथ इंटरव्यू हुआ था नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, उन्होंने कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक जो है उन्होंने लोगों को कुछ इस हिसाब से बात करने की कोशिश की थी कि जैसे यहाँ के लोग कुछ जानते नहीं हैं। फिलहाल हमारे साथ आज इस बारे में उर्फी मजीद वानी जी बात कर रहे थे, आप तक उनके जवाब पहुँच गए। बने रहे शोम चैनल टोडा के साथ, मैं इदरीस फलाही।